नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। मैं कुलदीप त्यागी, डी क्लासेज ऑनलाइन एवं ऑफलाइन यूपी पुलिस री एग्जाम स्पेशल बैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत के प्रमुख महापुरुषों की समाधि स्थल कि जो भारत के मुख्य महापुरुष व्यक्ति हैं कि उनके समाधि स्थल भारत में कहाँ स्थित है, इस वीडियो में बताया जाएगा। आज की वीडियो में इसके बारे में बताया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछा जाता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। समाधि स्थल यानी भारत के प्रमुख महापुरुषों के समाधि स्थल। समाधि स्थल को इंग्लिश में कहते हैं मौसोलियम। ये इसका इंग्लिश नाम है। यानी भारत के प्रमुख नेताओं के या लीडर्स के म्यूजियम्स कहाँ स्थित हैं, जो भारत के इतिहास के प्रमुख नेता हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है राजघाट। राजघाट जो समाधि स्थल है, महात्मा गांधी समाधि स्थल है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, हम लिखा हुआ महात्मा गांधी का नाम। ये नई भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। यहीं पर महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद में जब इनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद में इसी स्थान पर नई दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार किया गया था। जहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया था, वहीं स्थान पर इनकी समाधि बना दी गई और समाधि को वर्तमान में राजघाट के नाम से जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो ये याद रखना है आपको, महात्मा गांधी का समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है। शांतिवन। शांतिवन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। और ये आप देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है जवाहरलाल नेहरू की समाधि का। और ये राजघाट में स्थित है। राजघाट ये काफ़ी बड़ा परिसर है। यानी यहाँ राजघाट पर भारत के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े लीडर्स, महापुरुष हैं, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहीं पर इनकी समाधि स्थल का निर्माण किया जाता है। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम संस्कार ये किया जाता है राजघाट में। तो जहाँ इनका समाधि स्थल बनाएगा, उस परिसर को शांतिवन के नाम से जाना जाता है। और जो शांतिवन है, ये नई दिल्ली राजघाट परिसर में ही स्थित है। तो ये याद रखना है आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू या प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ स्थित है। विजय घाट। विजय घाट भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है, जो कि यही नई दिल्ली राजघाट में स्थित है। राजघाट परिसर में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल, जिसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है इनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान, जो कि इन्होंने 1965 में भारत पाक युद्ध के समय में दिया था। और इस युद्ध में भारत की विजय हुई थी। और इसी विजय के उपलक्ष्य में इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट रखा गया है। तो इस प्रकार याद रखना आपको। और कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था भारत पाक युद्ध में, इसमें भारत की जीत हुई थी। इसी विजय के उपलक्ष्य में इनकी मृत्यु के बाद में इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट रखा गया। शक्ति स्थल। शक्ति स्थल देश की तीसरी प्रधानमंत्री, यानी ये लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला था। इंदिरा गांधी ने, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री बने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद में इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तो इन्हें इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था। और
यानी कि इन्हें एक सशक्त महिला के रूप में इन्हें आयरन लेडी की भी उपाधि दी गई थी। यानी सशक्त महिला के नाम पर इनके समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल रखा गया। और ये आप देख सकते हैं, ये इनके समाधि स्थल की फोटो है। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो पत्थर है ये बिल्कुल हाथ के पंजे की आकृति का है, जैसा हाथ का पंजा होता है उस आकृति का है ये पत्थर। तो हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, उसी के चुनाव चिन्ह के आधार पर ये पत्थर लगाया गया था। और ये पत्थर आयरन ओर का पत्थर है, यानी लोहो अस्त्र पाया जाता है इस पर, ऐसे पत्थर में प्रचुरता में। तो इसलिए ये पत्थर लगाया गया था आयरन ओर का। और ये ऐसे इसकी आकृति हाथ के पंजे के आकार से बनाई गई थी। और इसी समाधि स्थल को, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। शक्ति स्थल इनकी उपाधि के नाम पर इनका नाम रखा गया था। इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया, आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ठोस निर्णय लिए थे, कुछ ऐसे फैसले किए थे कि जिससे जनता में इनकी एक सशक्त महिला की छवि बन गई। अभय घाट मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके समाधि स्थल का नाम है, जो कि ये राजघाट परिसर में ही स्थित है। और अब ये 1977 में ये इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। और ये जनता दल पार्टी से, यानी जनता पार्टी से ये पीएम चुने गए थे। जनता दल एक पार्टियों का संगठन था, ये कांग्रेस विरोधी पार्टी थी जनता पार्टी। और उस पार्टी के लीडर चुने गए थे मोरारजी देसाई 1977 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और ये देश के प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे। यानी मोरारजी देसाई से पहले जितने प्रधानमंत्री बने थे वो सब कांग्रेस पार्टी से द्वारा बनाए गए थे। ये पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी पार्टी से बने थे। और यानी ये इनके विरोधी थे, कांग्रेस के विरोधी थे। यानी ये एक तरह से कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने निर्भीक होकर अपने फैसले लिए। यानी इनकी निर्भीक छवि की वजह से, यानी भय नहीं था इनमें किसी प्रकार का मोरारजी देसाई में, इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम भय रखा गया, यानी अविलस भय, यानी जो व्यक्ति भय से मुक्त हो। इसलिए इनके समाधि स्थल का नाम, मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम अभय घाट रखा गया था। अगला पॉइंट है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल, जिसे किसान घाट के नाम से जाना जाता है। चौधरी चरण सिंह, इनके बाद मोरारजी देसाई के बाद 1979 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये कुछ महीने ही बने थे, कुछ माह तक ही देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और ये किसानों के काफ़ी मसीहा माने जाते हैं, काफ़ी बड़े नेता माने जाते हैं किसानों के। तो इन्होंने किसानों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे, कुछ इनके हित में निर्णय लिए थे किसानों के हित में। तो इस वजह से किसानों के प्रति इनके कार्यों को देखते हुए समाज का नाम किसान घाट रखा गया था। और ये कुछ महीने देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जनता दल पार्टी द्वारा चुने गए थे। ये जनता दल कांग्रेस विरोधी पार्टियों का समूह था या गठबंधन था। और इसमें फिर आपस में मतभेद हो गए और ये बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए लोकसभा में, यानी पहले ही पार्टी टूट गई है। जनता दल पार्टी में विखंडन हो गया, अलग अलग हो गए, सब अलग अलग पार्टी वाले फिर समर्थन वापस ले लिया जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। तो ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो
संसद भवन में जिन्होंने कोई अपना वक्तव्य नहीं रखा था, यानी इन्होंने संसद भवन में कोई अपनी स्पीच नहीं दी, यानी ये लोकसभा के सदस्य थे, ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए एक बार भी इन्हें लोकसभा में जाने का अवसर नहीं मिला। तो लोकसभा में वैसे चले जाते हों किसी काम से घूमते फिरते, लेकिन लोकसभा सत्र में इन्होंने, लोकसभा सत्र शुरू होता उससे पहले ही इनकी सरकार गिर गई, और ये लोकसभा में एक बार भी इन्होंने कोई अपना वक्तव्य, कोई अपने स्पीच, कोई भाषण इन्होंने नहीं दे पाया। तो ये चौधरी चरण सिंह देश के अभी तक वर्तमान में एकमात्र पीएम है जो लोकसभा में कभी उपस्थित नहीं हुए। देश का सदन है लोकसभा, तो ये लोकसभा के सदस्य थे तो लोकसभा में उपस्थित होते, राज्यसभा के सदस्य होते तो राज्यसभा में उपस्थित होते। राज्यसभा के सदस्य ये थे नहीं, राज्यसभा में जाते कैसे? ये सदस्य थे लोकसभा के, और लोकसभा में इन्हें जाने का अवसर नहीं मिला, इतना समय इनकी सरकार नहीं रह पाई, और जब तक लोकसभा का सत्र चालू होता तो इनकी सरकार ही गिर गई, बहुमत साबित नहीं कर पाई। और इनके बाद में फिर चरण सिंह के बाद में फिर इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। उदयभूमि ये शिलापट है, KR नारायण ये देश के राष्ट्रपति थे, ये 10वें राष्ट्रपति थे। इस पर लिख रहा है इसके शिलालेख 10th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनकी समाधि स्थल का नाम है उदयभूमि। इनका नाम था कोचेरिल रमन नारायण। ये 10वें प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे सॉरी, और इनका कार्यकाल रहा था 1997 से 2002। और बस ये याद रखना है कि KR नारायण का कार्यकाल क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और भारत के हिस्ट्री से संबंधित है ये पर्सन। तो ये हिस्ट्री में भी देखने के लिए मिल सकता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में देखने के लिए मिल सकता है, और इनका कार्यकाल देखने के लिए मिल सकता है, और इनके समाधि स्थल का नाम भी आ सकता है, यानी उदयभूमि। तो तब तत्कालीन इस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही थी, तो ये दलित थे, दलित राष्ट्रपति बने थे, पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, यानी कि इन्होंने भारत का एक उदय हुआ था। भारत के इतिहास में इतने राष्ट्रपति जो भारत का सर्वोच्च पद होता है, यहाँ तक कोई दलित नेता पहुंचा नहीं था, दलित व्यक्ति पहुंचा नहीं था। तो पहले बनने वाले राष्ट्रपति थे ये जो दलित थे। तो ये कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में एक नया उदय हुआ था भारत की राजनीति में, और इनके बाद में फिर APJ अब्दुल कलाम बनाए गए थे जो मिसाइल मैन थे। तो इस वजह से इनकी समाधि स्थल का इनकी मृत्यु के बाद में उदयभूमि नाम रखा गया। APJ अब्दुल कलाम रहे थे 2002 से 2007 तक, 2002 से 2007 तक। और 2007 से 12 तक रहे थे प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल पूरे 5 साल रही थी, 7 से 12 तक। और 12 से 17 तक रहे थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी यानी 2012 से 17 तक। और प्रणब मुखर्जी के बाद में रहे थे, प्रणब मुखर्जी के बाद रहे थे कौन थे? रामनाथ कोविंद। ये 2017 से 22 तक रहे थे। और फिर इनके बाद में है वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू
आप ये याद रखना कि 10वें थे KR नारायणन, और उनके बाद बने थे APJ अब्दुल कलाम, ये 11वें थे। फिर 12वीं थी प्रतिभा पाटिल, 13वें थे प्रणब मुखर्जी, 14वें थे रामनाथ कोविंद, और 15वीं हैं वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। याद रखना है, ये कार्यकाल याद रखना, सभी ने 5-5 साल किया था। 2012 से 17 तक ये रहे थे, और 17 से 22 तक रामनाथ कोविंद रहे थे, और उनके बाद में द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है, ये जो 2022 में चुनी गई थी। और 5 साल का कार्यकाल होता है, 5 साल तक रहेंगी ये। और वर्तमान में तो फिलहाल यही है द्रौपदी मुर्मू। तो ये भी इनका क्रम भी याद रखना आप, और क्रम से याद रखोगे तो इनमें आसानी रहेगी याद करने में। और इससे किसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं पूछने के लिए कि जैसे 2002 से 2007 के बीच में कोई योजना आई थी, या कोई निर्णय लिया गया था, या कोई कार्य किया गया था, तो इस प्रकार से आ सकता है कि जैसे 26/11 हमला हुआ था, तो वो किसके, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, और नोटबंदी हुई थी जब, तब भारत में के राष्ट्रपति कौन थे, बस उनकी डेट याद रखनी है आपको। ऐसे इस प्रकार से अलग अलग टॉपिक में ये पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आ जाते हैं प्रश्न एग्जाम में, ये याद रखना है आपको। वीरभूमि, वीरभूमि समाधि स्थल है राजीव गांधी का। राजीव गांधी जो इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा गांधी के बेटे थे ये राजीव गांधी, और राजीव गांधी के खिलाफ बेटे हैं वर्तमान में राहुल गांधी। राहुल गांधी के पिता थे ये 1984 से 1989 तक 1984 से 1989 तक ही देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और इनकी मृत्यु दक्षिण भारत में एक बम विस्फोट में आतंकवादी हमले में हो गई थी। वो जिन्होंने हत्या की थी वो लिप्टे संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। लिप्टे एक तमिल लोगों का एक संगठन है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। तमिल भाषा में इसका अर्थ है कि तमिल लोगों का, तमिल यानी तमिल एक शेर जैसे व्यक्ति हैं उनका समूह। तो लिप्टे जो संगठन था ये श्रीलंका में काफ़ी सक्रिय था। श्रीलंका में रहने वाले जो तमिल व्यक्ति थे उनके साथ में भेदभाव किया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता था श्रीलंका में रहने वाले तमिल व्यक्तियों के साथ में। तो जो तमिल व्यक्ति थे उन्होंने अपने संगठन बनाया था लिप्टे नाम से, और इनकी मांग थी कि हमें भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, हर चीज़ में हमें बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन दो या दर्जे का व्यवहार किया जाता था तो तमिल लोगों के साथ में। तो राजीव गांधी ने ये संगठन लिप्टे ये सरकार के खिलाफ काफ़ी आक्रामक था, श्रीलंका की सरकार के खिलाफ। लेकिन राजीव गांधी ने वहाँ सेना भेज दी, तो भेजी थी ये कहकर कि हम तमिल लोगों की मदद करेंगे, कि आप कुछ भी सरकार के खिलाफ, श्रीलंका की सरकार के खिलाफ में कुछ भी ऐसा हिंसक कार्य ना करें या देश में कोई हिंसा ना फैलाएं, शांति से देश की व्यवस्था बनाए रखें, हम आपकी मांग श्रीलंका की सरकार के सामने रखेंगे। तो ये एक तरह से तमिल लोगों की मदद के लिए श्रीलंका की सरकार से उन्होंने वार्ता की थी, लेकिन इन्होंने फिर सेना भेज दी थी श्रीलंका में, और उन्हीं सेना ने फिर लिप्टे का एक नेता था, तमिल लोगों का नेता था सूर्यवर्धन, शायद सूर्यवर्धन नाम था, सूर्यवर्धन या जयवर्धन ऐसा नाम था उसका। तो लिप्टे की और श्रीलंका की सेना के आपस में अब झड़प हो गई या गृह युद्ध छिड़ गया आपस में, और सेना ने, भारत की सेना ने श्रीलंका का साथ दिया, तो वो नेता मारा गया और लिप्टे संगठन उसके बाद ही खत्म होता चला गया। तो तमिल लोग इस वजह से राजीव गांधी के खिलाफ भड़क गए, और जब ये राजीव गांधी श्रीलंका भी गए थे तो तमिल व्यक्ति ने इन पर हमला किया था, यानी इन्हें काफ़ी अपमानित किया था, अपमानित करा था, एक तरह से पीट कर भगाया था वहाँ से श्रीलंका से। तो जो तमिल लोग थे वे राजीव गांधी के खिलाफ हो गए, और फिर
1989 में ये प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत में गए, तो उसका ही कोई कार्यकर्ता थे लिट्टे के, उन्होंने आत्मघाती हमला कर यानी खुद बम अपने में बांध कर राजीव गांधी की हत्या कर दी। तो ये इनका कार्यकाल रहा था 1984 से 89 के बीच में, और देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, यानी बिल्कुल अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, और एक तरह से क्रैश हो गया था इंडियन इकोनॉमी में, कि विदेशी मुद्रा भी नहीं बची थी देश में कुछ दूसरे देश से कुछ वस्तु खरीदने के लिए या निर्यात आयात करने के लिए। तो सोना भी विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था उस समय, राजीव गांधी की सरकार के समय में। तो इन 5 सालों में इनके कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य नहीं रहे राजीव गांधी के, लेकिन पता नहीं क्यों किस वजह से इन्होंने कौन सी वीरता का काम किया, इसलिए इनकी समाधि का नाम वीर भूमि रखा गया है। तो अपने कार्यकाल में तो कोई वीरता का काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनकी समाधि को वीर भूमि का नाम जाना जाता है। ये याद रखना, वीर भूमि किस नेता की समाधि को कहते हैं। राजीव गांधी, ये भ्रम हो सकता है कि अगर आपने पढ़ा नहीं है कि राजीव गांधी ने तो कोई ऐसे वीरता का काम नहीं किया, तो उन्हें क्यों कहेंगे उनकी समाधि को वीर भूमि। लेकिन यही है कि राजीव कारण नहीं जानना, आपको याद रखना है कि वीर भूमि किस भारतीय नेता की समाधि का नाम है, या राजीव गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है। महाप्रयाण घाट, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इनकी ये समाधि पटना में स्थित है, बिहार की राजधानी पटना में, गंगा जी के किनारे। और ये बिहार के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस वजह से इनकी समाधि बिहार के में बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप, ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनकी समाधि पर श्रद्धासुमन या पुष्प अर्पित करते हुए तो फोटो है इनका। तो ये पटना में स्थित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि, जिसे महाप्रयाण घाट के नाम से जाना जाता है। यानी महाप्रयाण का अर्थ होता है महाप्रयाण, यानी कि प्रस्थान, यानी परलोक गमन। हिंदी में महाप्रयाण करते हैं परलोक गमन, यानी कि इस लोक से दूसरे लोक में प्रस्थान करना, जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल का नाम रखा गया है। आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है। नारायण घाट, नारायण घाट ये गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम है। और ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये साबरमती नदी की तस्वीर है, साबरमती नदी। और ये नारायण घाट अहमदाबाद में स्थित है, साबरमती नदी के किनारे। ये नदी के किनारे एक घाट है, इसे नारायण घाट कहते हैं, यानी जहाँ पर जो नहाने की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं घाट नदी किनारे, उसका नाम है नारायण घाट। और यहीं पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था साबरमती नदी के किनारे गुलजारी लाल नंदा का। ये देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, यानी जब प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया था उसके बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था गुलजारी लाल नंदा ने। गुलजारी लाल नंदा बस ये याद रखना, ये गुजरात के रहने वाले थे गुलजारी लाल नंदा, और इनका अंतिम संस्कार अहमदाबाद में किया गया था, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। और जहाँ पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था उस स्थल को नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। और यही नारायण घाट इनके समाधि स्थल का नाम है, यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है। तो उसी स्थान को, नारायण घाट स्थान को गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल के नाम से जाना जाता है। समता स्थल, समता स्थल ये जगजीवन नाम का समाधि स्थल का नाम है।
और ये समता स्थल आप तस्वीर में देख सकते हैं लिखा हुआ, ये नई दिल्ली के राजघाट परिसर में स्थित है। और ये जगजीवन राम 1977 में उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उप पीएम या उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे ये 1977 में जनता दल की सरकार द्वारा, जो जिसके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। और इन्हें रक्षा मंत्री का कार्यभार भी सौंपा गया था। ये जगजीवन राम उस समय कांग्रेस सरकार के विरुद्ध थे आपातकाल की वजह से। तो ये इनका काफ़ी लंबे समय का लोकसभा यानी कि संसद में इनके प्रतिनिधि रहने का कार्यकाल का रिकॉर्ड है। सर्वाधिक समय तक जो देश के संसद में किसी ने सांसद के रूप में कार्य किया है या एमपी के रूप में कार्य किया है, तो उसमें सर्वप्रथम नाम जगजीवन राम का आता है। इन्हें बाबूजी कहते थे, बाबू जगजीवन राम। ये बिहार की राजनीति के काफी लोकप्रिय नेता थे और इनके स्थल का नाम, समाधि स्थल का नाम समता स्थल रखा गया है। और बस ये याद रखना है आपको, और ज़्यादा याद नहीं रखना। बस जो ये मेन है, यानी ये 1977 में उप प्रधानमंत्री चुने गए थे और इनके समाधि स्थल का नाम समता स्थल है, और जो कि नई दिल्ली राजघाट परिसर में स्थित है। बाबू जगजीवन राम इस्माल के आप लिखा भी देख सकते हैं, ये उपनाम था बाबूजी। बाबूजी के नाम से जहाँ जाता था चैत्रा भूमि। ये बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, यही संविधान सभा के सदस्य थे। ये भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इनकी समाधि स्थल का नाम है चैत्रा भूमि, जो कि ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ये चैत्रा भूमि तस्वीर है, जो कि मुंबई के दादर, मुंबई में एक जगह पड़ती है दादर, जो कि दादर में स्थित है। यहीं मुंबई में इनका आवास था, यहीं रहा करते थे बाद में। तो यहाँ से मुंबई से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था, जिसे कांग्रेस ने इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उतार कर इन्हें हरवा दिया था। कांग्रेस ने B.R. अम्बेडकर को, इन्हें कांग्रेस ने 2 बार इनके खिलाफ अपने कैंडिडेट उतारे थे इन्हें हराने के लिए। और कांग्रेस ने इन्हें काफ़ी समय तक कोई इतना एक तरह से इन्हें दरकिनार करके रखा, कोई इन्हें सम्मान भी नहीं दिया और इन्हें जीते जी भी सम्मान नहीं दिया, और इनके मरने के बाद भी इन्हें सम्मान नहीं दिया। काफ़ी जब मिला था नोबेल पुरस्कार, देश का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न जब दिया गया था, वो भी काफ़ी बाद में दिया गया था इनकी मृत्यु के बाद में। उससे पहले इन्होंने अपना खुद ले लिए थे, और इंदिरा गांधी ने खुद ले लिया था अपने आप स्वयं PM पद पर रहते हुए। जवाहरलाल नेहरू ने खुद ले लिया था, और सरदार पटेल को भी नहीं दिया था मरने के बाद भी। पहले अपना ले लिया खुद, और इन्हें भी B.R. अम्बेडकर को भी काफ़ी बाद में दिया गया था, वो भी मरणोपरांत। तो इनकी समाधि का नाम चैत्रा भूमि है, जो मुंबई के दादर में स्थित है। ये इनकी आप देख सकते हैं समाधि स्थल की। ये तस्वीर है, जिसमें आप ये अशोक स्तंभ भी बना हुआ देख सकते हैं। बस ये याद रखना है कि बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है और ये कहाँ स्थित है। एकता स्थल ये भारत के 7वें राष्ट्रपति 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जैन सिंह की समाधि स्थल का नाम है। ये वहाँ का वो है पत्थर है जहाँ समाधि स्थल के बाहर का।
ये जो कि ज्ञानी जैल सिंह समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। ये ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 87 तक देश के राष्ट्रपति रहे थे, यानी 7वें राष्ट्रपति थे ये। और उससे बाद में 1984 में इनके कार्यकाल के समय इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई 1984 में। जो जिन्होंने हत्या की वे दोनों सिख थे, सिख समुदाय से आते थे, और ये ज्ञानी जैल सिंह भी सिख थे। तो 1984 में सिखों के खिलाफ दंगे भड़क गए। तो जो कांग्रेस वाले थे, कांग्रेस वालों ने सिखों के साथ काफ़ी अत्याचार किया और उनका नरसंहार किया, एक तरह से सामूहिक नरसंहार किया। जहाँ भी दिखाई दिए उन्हें जिंदा नहीं छोड़ा, जगह जगह पूरे भारत में उपद्रव किया गया। तो एक प्रकार से सरकार के और सिखों के बीच में तनातनी बढ़ गई थी, एक तरह से सिख और सरकार के बीच में एक तरह से गृह युद्ध के हालात हो गए थे। और काफ़ी एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव फैल गया था। तो क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी 1984 में सिखों द्वारा, जो उनके अंगरक्षक थे। उससे पहले, हत्या से पहले इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन विलिस टू स्टार चलाकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए भिंडरावाला की हत्या कर दी थी। तो जिससे इस ऑपरेशन के द्वारा अमृतसर के हरमंदिर साहब, जो वहाँ के गुरुद्वारे का नाम है, हरमंदिर साहब को काफ़ी क्षति पहुँची थी। और जिसकी वजह से सिख समुदाय की भावनाओं को काफ़ी ठेस पहुँची थी कि जो इनका सबसे अधिक पवित्र स्थल है, उसी का इस तरह से उसका अपमान किया गया था। तो ठेस पहुँचना, ये तो पहुँचती कि जिनके धार्मिक स्थल की तरह से अपमान किया गया है। तो उन्होंने फिर 1984 में द्वेष के भाव से इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। और उसके बाद में कांग्रेस वालों ने, जब उनके जो मेन लीडर थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या हुई, तो उन्होंने फिर पूरे भारत में जगह जगह पकड़ कर सिखों को मारा, सिखों का उन्होंने नरसंहार किया, जो जैसे दिखाई दिया उन्होंने नरसंहार किया। तो उसके बाद में जो सिख थे और सरकार थी, यानी कांग्रेस के और सिखों के बीच में एक तरह से द्वेष भाव बढ़ गया था काफ़ी। और उसी दौरान ये ज्ञानी जैल सिंह देश के राष्ट्रपति थे। तो एक प्रकार से इन्होंने एकता स्थापित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। तो पूरे अपने जीवन काल में ये सरकार और सिखों के बीच में एकता स्थापित करने का प्रयास करते रहे और काफ़ी उद्देश्य तक ये सफल भी हुए काफ़ी हद तक अपने उद्देश्य में। तो इनकी मृत्यु के बाद में जैन का संस्कार किया गया था। उसी स्थल का नाम इनके कार्यों को देखते हुए एकता स्थल रखा गया था। कर्मभूमि समाधि स्थल है शंकर दयाल शर्मा का। ये शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और जिनका कार्यकाल था 1952 से 57 ये 7 में थे। 1982 से 87 से बाद में 8वें और फिर 9वें थे शंकर दयाल शर्मा। ये 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा। और इनका समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम है। शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति थे और यह समाधि स्थल भोपाल में स्थित है। बस इसमें इतना याद रखना आपको। सदैव अटल ये भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल का नाम है, जो कि नई दिल्ली राजघाट में स्थित है। सदैव अटल आप यहाँ लिखा देख सकते हैं, इस समाधि स्थल पर लिखा हुआ है। ये यानी इनके नाम के अनुरूप इनके समाधि स्थल का नाम रखा गया था सदैव अटल। ये देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने विभिन्न समयांतराल पर 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद
का कार्यभार संभाला था। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से प्रमुख लीडर थे बीजेपी के, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है। और इनका 3 बार कार्यकाल रहा था भारतीय इतिहास में। एक बार 1996 में बने थे ये, फिर 1998 में बने थे, फिर 1999 में बने थे। 1996 में इनकी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई, ये केवल 13 दिन ही चल पाई। और 1998 में इनकी सरकार 13 महीने चल पाई थी। और 1999 से इन्होंने 2004 तक ये तीसरा कार्यकाल पूर्ण किया था। और उसके बाद में 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और 2014 से अब तक वर्तमान में भी बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। तो इनके नाम के ऊपर ही इनका नाम रखा गया था सदैव अटल, यानी कि सदैव अपने बात पर अटल रहने वाले। और ये देश के प्रधानमंत्री भी थे और इन्होंने अपने जीवन में साधना की कभी, और ये कवि भी थे और आपातकाल के समय जेल गए थे। और इन्होंने इन्हीं के कार्यकाल के समय में कारगिल का युद्ध लड़ा गया था। और जो भी हैं और जो टॉपिक आएंगे वो अलग सब्जेक्ट है, वो हिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे टॉपिक। और आज की वीडियो में इतना ही फिलहाल। और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। अगर कुछ भी इसमें नई रोचक जानकारी देखने के लिए मिली हो तो आप लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और वीडियो देखने के लिए आभार। आप सभी को नमस्कार।